अगर आपको बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर यानी कि अच्छा परसेंटेज लाना है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बट बच्चे इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो दो आदमी है, ठीक है, दोनों बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, एक है ए एक है बी है, ठीक है, और ए और बी को दोनों से सेम सवाल पूछा गया और ए और बी दोनों एज इट इज सेम आंसर भी लिखा, ठीक है, आंसर मतलब जो भी वर्ड्स है जो भी सेंटेंस है दोनों सेम यूज किया, ठीक है, बट ए के पास दो तीन हैक था, वो दो तीन जानकारी उसके पास था, तो वो पेपर को अच्छे से प्रेजेंट किया, मतलब पेपर में जो भी उसको लगा कि भाई मुझे पेपर को ऐसे लिखना चाहिए, अपना पेपर था उसको नीट एंड क्लीन रखा, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स था उसको अंडरलाइन किया, उसके पास जो था हैक थे, ठीक है। अब जो बी वाला आदमी था ना, बी बी एकदम बस उसको लगा भाई ये सवाल पूछा हम इसको आंसर दे देते हैं, तो एज इट इज वो जो उसके मन में आया आंसर लिख के दे दिया, ठीक है। बट होता क्या है ना कि देयर इज 110% चांस कि जो ए वाला आदमी था ना उसको एज कम्पेयर टू बी ज्यादा नंबर आने वाले। अब वो क्यों? क्योंकि पेपर उसका एक तो साफ सुथरा लगा, जो उसका पेपर चेक करेगा उसको खुद में अच्छा लगा भाई ये कितना सही से लिखा है, ठीक है। अगर उसमें अगर कोई गलती भी रहा ना तो कहीं ना कहीं वो छुप जाता है अगर उसका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो इस वजह से ए का नंबर कहीं ना कहीं बी से बढ़ जाता है। अब आप ए कैसे बन सकते हो वो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर देते हैं। इस वजह से जो भी गलती हम करके आए थे वो आप अपने बोर्ड्स में ना करके आओ, जिससे आप बी वाले जो आदमी वो ना बनो, सीधे आप ए बनो और ए से आपका जो भी मार्क्स है वो इनहेंस होगा, बढ़ेगा और इससे आप एक अच्छा स्कोर मतलब एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यूज अ गुड हैंडराइटिंग स्टाइल। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे बोलेंगे कि आप ये वीडियो बोर्ड एग्जाम से कुछ आसपास 3-4 दिन पहले डाल रहे हो, तो हम 2-4 दिन में ऐसा तो कुछ बम नहीं फोड़ सकते जिससे मेरा हैंडराइटिंग ही चेंज हो जाए एकदम। हम पहले एकदम खराब से हैंडराइटिंग लिखते थे फिर अचानक से मेरा सही हो जाएगा। तो देखो, गुड हैंडराइटिंग उसको कहा जाता है ना कि कोई अगला समझ पाए। अगर आप कुछ लिखते हो, मान लो हम लिख रहे हैं आदित्य, तो ये मेरे को समझ में आ रहा है कि हम आदित्य लिखे हैं, आपको भी समझ आ रहा है कि हम आदित्य लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका हैंडराइटिंग होना चाहिए कि हाँ, कि जो पेपर चेक करेगा ना एटलीस्ट उसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिखे हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग का कर्सिव बहुत ज्यादा कर्सिव हैंडराइटिंग वो बहुत ज्यादा खराब हो, जैसे मान लो किसी का होता है ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत अजीब सा लिख रहा है, तो इसमें तो देखो मेरे को समझ में आ जाएगा कि हम क्या लिखे, लेकिन जो पेपर चेक करेगा उसको समझ में नहीं आएगा भाई ये क्या लिखा है, एकदम घिसा भिसा टाइप लिखा है। तो हम बोलेंगे कि अगर आपका कर्सिव हैंडराइटिंग खराब है तो यूज करो आपकी मतलब आप क्या कहते हैं इस तरह से लिखो, मतलब कर्सिव में मत लिखो, ठीक है। अब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप ऐसे लिखे फिर उसके बाद आप इस लिख रहे हो, फिर उसके बाद ऐसे लिख रहे हो, फिर उसके बाद जो भी आदित्य इज द टीचर में आप ऐसे लिख दे रहे हो, ऐसे करके कर्सिव करके, तो ये नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हो तो सारा चीज इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं आप बीच में कर्सिव घुसा दो, ठीक है। तो वो चीज आपको देख लेना कि आपका हैंडराइटिंग किस तरह से है और उसको कैसे आपको चेंज करना है। चेंज आपको इस तरह से करना है कि किसी अगला को समझ में आए, ठीक है, उसी को कहते हैं गुड हैंडराइटिंग। ऐसा नहीं हो रहा कि हम आपको पूरा बोल रहे कि भाई आप पेपर में धूम ही मचा दो कि आपका पेपर देख के ऐसा लग रहा है कि आप प्रिंट लिख के मतलब ऐसा आपका पेपर प्रिंट हो गया है, कोई ह्यूमन नहीं लिखा है। उतना अच्छा हैंडराइटिंग बोलने नहीं बोल रहे, लेकिन एटलीस्ट किसी को समझ में आना चाहिए तब ना वो पेपर चेक कर पाएगा, तो एटलीस्ट उतना करो। और हाँ, पेपर में हम आजकल ये सब गलती देखे, जैसे मान लो कोई कोई बच्चे क्या होते हैं ना, वो एक्स लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और एन लिखते हैं ऐसे, ठीक है, ये एन है, ठीक है, उनका ये एन है और ये एक्स है। और एक्स क्या होता है ना, हड़बड़ी में लोग करते करते ऐसे कर, कभी ऐसे लिखता है उसको ऐसे ही होता है, कभी ऐसे से करके ये, अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये एन है कि एक्स है। तो ऐसा लिखना ना कि आपका पेपर वाले को समझ में आए कि आप क्या लिखे हो, एन लिखे हो कि एक्स लिखे हो, क्योंकि मान लो आपको वेरिएबल एक्स और एन के रूप में ही दे दिया और आप इस तरह से लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि वहां का आप कहाँ एक्स लिखे हो कहाँ एन लिखे हो। तो उस वजह से आपको सही से लिखना है। ये गलती मेरे साथ होता था कि हम एक्स को एन की तरह लिख देते थे। आपके साथ भी ऐसा कुछ कोई और लेटर या वर्ड्स के साथ होता होगा तो आप वो देख लेना, वो सब गलती एग्जाम में मत करना, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है। अब नीट एंड क्लीन कैसे रखना, देखो आपको तो साफ सुथरा पेपर मिलने वाला है, ठीक है, तो आप कुछ मत करो, जो भी आपका आंसर है एज इट इज लिखो और आंसर में स्पेस दो। आपका नीट एंड क्लीन पेपर तभी लिखेगा जब उसमें जगह रहेगा, ठीक है। अगर आप पूरा ही पेपर भर दोगे तो पेपर लगेगा, ये तो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास, वो बहुत खराब दिखेगा पेपर, ठीक है, मतलब मेरा जो कहने का मतलब बहुत ज्यादा खराब दिखेगा। अगर आप उसमें सब कुछ ही भर दोगे तो आपको एटलीस्ट उसमें गैप गैप देके लिखना है, जैसे हम यहाँ लिखे हैं स्पेसिंग करना है, मार्जिन मार्जिन यूज करना है, ठीक है। बट मार्जिन हम इसलिए इसको एकदम लास्ट में करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपका पेपर ही छूट गया, आप मार्जिन मारे हो, आप शुरुआत से मार्जिन मारते आ रहे हो, ठीक है, करते करते क्या हुआ आपका लास्ट में पेपर ही छूट गया। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई स्पेस देने के लिए, कोई स्पेस देने में तो दिक्कत नहीं है, फटफट स्पेस छोड़े आप आंसर लिखे, ठीक है। लास्ट में आपको जो टाइम बचेगा ना, अगर आपका टाइम बचता है, हम तो बोलेंगे कि आप आधा घंटा पहले ही पेपर खत्म कर लो, उसके बाद मार्जिन वार्जिन चेक वेक जो भी करना कर लो, लेकिन आधा घंटा पेपर खत्म कर लो, तो उससे ना आपको भी मतलब स्ट्रेस वगैरह कम रहेगा, ठीक है। लास्ट में हड़बड़ी हो जाता तो हैंडराइटिंग तो छोड़ो, आप आंसर भी पता नहीं क्या लिख के आओगे, ठीक है। तो स्पेसिंग वगैरह छोड़ना, स्पेसिंग कैसे छोड़ना वो बता देते हैं। जैसे देखो, आप तो कोई भी एक आंसर लिखते हो, आप कुछ भी आंसर लिखे, ठीक है, उसके मान लो आप एक ही आंसर लिख रहे हो, अब आपको उसमें पैराग्राफ चेंज करना, तब क्या लिखते हो, सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ते हो, उससे आपको हो गया पैराग्राफ चेंज।
ठीक है। अब आपको जब भी आंसर चेंज करना है तो हम बोलेंगे कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप दो। अब देखो बोर्ड का जो आपको एग्जाम शीट मिलता है ना वो बहुत ज्यादा मोटा रहता है, बहुत ज्यादा पेपर रहता है उसमें, तो उसमें ऐसा चाहिए मत सोचो कि भाई मैंने ऐसे लिखा तो मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, आज तक किसी का हुआ नहीं। और अगर आपका होता भी है तो आपको एक्स्ट्रा शीट मिल जाएगा, तो उसमें रोने वाला कोई बात नहीं है। तो सिंपल आप जब भी आंसर चेंज करोगे ना तो एटलीस्ट हम बोलेंगे 2 से 3 लाइन का गैप छोड़ दो, 2 से 3 लाइन का, आपके ऊपर, आपको जैसा सही लगता है। हम तो बोलेंगे 3 तक ही छोड़ो, बढ़िया लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा पेपर। इजी फर्स्ट टफ लास्ट। अब इसका क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। देखो आपको जो भी आपको आता है ना पेपर में, जो भी चीज आपको आता है पेपर में, आपको सबसे पहले उसको खत्म कर लेना, ठीक है। उसको लिख के इंश्योर कर लेना कि मेरे को जितना आता था पेपर में मैंने वो कर लिया। अब देखो ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आपको 1 नंबर आसान लगा होगा, 2 नंबर आसान लगा होगा, तीसरा नंबर आसान लगा होगा, फिर चौथा पांचवा हार्ड लगा होगा, ठीक है। इस वजह से आप पहले आप ये कर लिया, फिर उसके बाद ये दोनों छोड़ दिए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको रैंडम भी हो सकता है ना भाई, कि मान लो आपको पहला वाला इजी लग रहा है, यस, दूसरा वाला इजी लग रहा है, तीसरा वाला आपको हार्ड लग रहा है, चौथा वाला फिर हार्ड लग रहा है, फिर पांचवा वाला इजी लग रहा है। तो अब इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 5, फिर जो जो मन किया यहाँ पे, फिर 4, यहाँ पे फिर 3, ऐसे ऐसे करके जो मन तो करके लिख देंगे, क्योंकि हम यहाँ लिखे हैं ना पहले इजी को करना है फिर टफ को करना है। तो उसका वो मतलब नहीं है भाई, वहां पे हम एक और लाइन भी लिखे, गो सीक्वेंस वाइज। आपको एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है, ठीक है। उसको अपना पेपर एकदम ऐसा चेक कराना है कि भाई वो खुश हो जाए पेपर चेक करे, ठीक है। आपको उसको पेपर देके परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका एग्जामिनर जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है, ठीक है, अगर आपका पेपर देके वो परेशान हो गया तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपके बहुत गंदे नंबर आने वाले, बहुत गंदे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारे पेपर एक दिन में करता है, ठीक है। एक दिन में बहुत सारे पेपर चेक करता है, तो अगर जो पेपर उसको ज्यादा आसान लग रहा है चेक करने में, उसमें बहुत ज्यादा चांस है कि आपको अच्छे नंबर आने वाले। बट जिसमें वो ज्यादा टाइम लगा रहा है कि भाई इसका आंसर कहाँ लिख दिया, तीसरा का ये कहाँ है, ऐसा करने लग गया, तो दिक्कत वाला बात तो है। अगर आपको मेरे पे बिलीफ नहीं हो रहा है ना, तो ऐसा बहुत सारा यूट्यूब पे भी पढ़ा होगा, आपको दिख गया होगा कि पेपर चेकिंग कैसे होता है, तो आपको वो चीज आप एक बार देख लेना कि हम यहाँ समझा रहे हैं आपको, ऐसे हम बेवकूफी ऐसा कुछ नहीं समझा रहे कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। कि मेरे टीचर ने तो बोला था कि अगर आप लिख दोगे ना 1 का आंसर ये, अगर आप सब में सीरियल नंबर दे दोगे सही से और जैसे भी लिखना लिखो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, फर्क पड़ता है इस चीज से अगर आप सीक्वेंस वाइज नहीं जा रहे हो तो, ठीक है। तो इसलिए हम ये पॉइंट को यहाँ रखे और इसको गलती मत करना। अब इसमें करना क्या है, ठीक है, आप तो बता दी कि गलती नहीं करना, अब इसको करना कैसे वो भी समझा रहे हैं आपको। देखो अगर आपको तीसरा नंबर नहीं आ रहा, चौथा नंबर भी नहीं आ रहा, चलो मान लो ठीक है, एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, बीच में बाकी सब आपको आ रहा है, ठीक है, लेट से। तो अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इसको जगह छोड़ देना। अब देखो भैया मेरे को नहीं मालूम कि ये आंसर कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा, तो हम कैसे उस हिसाब से जगह छोड़ेंगे ताकि हमको बाद में याद आए तो हम उस जगह में फुलफिल हो पाए। तो देखो आप जगह ज्यादा छोड़ सकते हो, ठीक है, बट एक हैक है इसके पीछे कि आप क्या करो ना, आप उसका नंबर देख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको उस तरह से एनालाइज करना है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, उस हिसाब से आप जगह छोड़ दो। अगर हम लेट से 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे उसमें मिनिमम आप 8 पॉइंट लिखो ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो 8 पॉइंट जितना आपको लगता है कि हाँ मेरा इतना मिनट आएगा उस हिसाब से, पर हाँ उसमें आप ज्यादा जगह छोड़ सकते हैं। अभी हम बताया ना कि आपको हर एक क्वेश्चन के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप देना है, तो वो उतना मैनेजेबल है, ठीक है, उतना चलेगा। आपका जितना मतलब गैप छोटा रहेगा उतना पेपर आपका साफ रहने वाला है, तो वो इशू ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, स्टे हेल्दी एंड गेट इनफ स्लीप। भैया ये क्या लिख दियो, ये तो हम लोग पेपर में जो करने वाले हैं उसके ऊपर लेके बात करने वाला, ये सब क्या लिख रहे हो। बट ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बच्चे लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि बच्चे लोग पागल हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को अच्छे नंबर लाना है, बस मेरे को पढ़ना है, बाकी सब चीज वो भूल जाता है। तो याद रखो कि तुम एक ह्यूमन हो, ठीक है, और ह्यूमन का एक नीड होता है, वो होता है नींद, प्रॉपर फूड, ये सब चीज आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एनी हाउ अगर आप पढ़ लियो बहुत अच्छा नहीं होता, आपका सिलेबस कवरेज है, बहुत कुछ आप रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम से पहले 1 आध 2 घंटा का नींद लेके जा रहे हो, पूरा आपका आंख से लाल हो चुका है, आप खाना पीना भी बस एक टाइम का खा के पूरा दिन भर निकाल रहे हो, ठीक है, पूरा घसाए जा रहे हो अपने बॉडी को, तो हम लिख के दे रहे हैं ना, आपके एग्जाम के टाइम आप पता क्या होगा, आपका मन हो जाएगा चिड़चिड़ा कि भाई यार कब मेरा पेपर खत्म होगा, मेरे को घर जाना है, सोना है, मेरे को पेपर लिखने मन नहीं कर रहा, आप लिखते लिखते ऐसे ऐसे हो जाओगे, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम भी पागल हो जाते थे कि यार मेरे को कल अच्छे नंबर लाना है, तो हम कुछ ध्यान नहीं दे रहे, बस पढ़ रहे, खाना पीना सब भूल गए भाई, कुछ भी खाना पीना भी कुछ होता है, नींद भी कुछ होता है, रात भर पड़े हुए हैं, तो उससे पेपर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बॉडी का नीड है, ठीक है। तो वो चीज आपको फुलफिल करना है। अगर आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है ना तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको वो चार्ज में लगाना ही पड़ेगा, तो वैसे समझो आपका नींद है, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई मैं रात भर पढ़ लूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो वो गलत चीज है। इनफैक्ट मतलब कम से कम मिनिमम आप 6 से 7 घंटा का नींद दो, और एग्जाम से पहले तो मस्ट है भाई, ठीक है, वो मस्त दो। अगर आप कर सकते हो तो करो, आपका रिस्क के ऊपर है, लेकिन नहीं मत करना, मैं बोलूंगा मत करना यार, ठीक है, आपका ही नंबर घटने वाला है। तो खाना पीना खाओ, और एग्जाम के टाइम बीमार होना वन ऑफ द वर्स्ट थिंग होता है किसी के साथ भी, मतलब स्टूडेंट का लाइफ का सबसे ज्यादा खराब पार्ट होता है वो, कि आप एग्जाम के वीक में ही बीमार हो गए, ठीक है। और इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, और आपका डाइट, आप डाइट में ये नहीं बोल रहे कि आप जिम वाला डाइट लो, पूरा पूरा प्रोटीन शेक पियो, नहीं, मतलब
खाना खाओ, एटलीस्ट 3 टाइम का खाना खाओ। कोई कोई एक टाइम का पूरा दिन निकाल देता, तो वो नहीं करना यार। बीमार पड़े होगे तो फिर गया आपका जो कम से कम 50 से 100 नंबर होता है ना, वो घट जाएगा बीमार के चलते। बीमार में कैसे पढ़ पाओगे यार। तो स्टे हेल्दी, ठीक है, खाना पीना खाओ, फोकस रहो, नींद लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अवॉइड ओवर राइटिंग एंड कटिंग टू मच, ठीक है। अब ये हम स्पेशली बोल रहे हैं एसेस के लिए, ठीक है। आपको जैसे मान लो शॉर्ट आंसर है या कोई भी लॉन्ग आंसर है, तो आपको मालूम रहता है कि आपको क्या लिखना, आपके पास पॉइंट भी रहता है, ठीक है। तो आप उतना जल्दी नहीं भूलते हो, इनफैक्ट आप आंसर फ्रेम अच्छे से कर देते हो, तो उसमें आपका क्या कहते हैं, वर्ड वर्ड काटने का गलती मतलब जो भी रहता है वो कम हो जाता है। बट ऐसे वगैरह में आपको इतना लिखना तो आपको कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। अब उसको कैसे बचाना, उसके लिए मेरे पास एक हैक है, इसको यूज करना और जरूर से यूज करना, ठीक है। भले आपका जो भी इन्विजिलेटर है वो मना करेगी नहीं पेपर में नहीं लिखना है, रीडिंग टाइम में कर लेना, ठीक है, कर लेना उतना चोरी चलेगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो शुरुआत में मिलता है ना रीडिंग टाइम, उसमें आपको पेंसिल उठाना है, पेपर आपके पास क्वेश्चन पेपर है, पहले देख लो कौन सा ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब ऐसे में भी उस तरह से चूज मत करना इमोशनल हो कि भाई मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ने में यार, इसके ऊपर लिखेंगे। भले आपके पास कुछ पॉइंट नहीं है उसके पास, ठीक है, पॉइंट है ही नहीं, एक आध पॉइंट है उसमें खुश हो गया, भाई इस पे लिखेंगे ना मजा आ जाएगा। तुमको वो चूज करने पे प्राइज नहीं मिलने वाला है, आप जो आंसर लिखोगे ना उस पे प्राइज मिलने वाला है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन चूज करो जिसके पास मतलब जिसमें आपके पास ज्यादा पॉइंट है, जिसमें ज्यादा पॉइंट है उसको चूज कर लिया, ठीक है। अब चूज करने के बाद देखो ऐसा हो सकता है कि आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हो, आपके पास पॉइंट है मन में, बट लिखने लिखते 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 एक पॉइंट ऐसा है कि आप सारा पॉइंट भूल जाओ। तो उसके लिए क्या करना, वो भी क्वेश्चन है, पेंसिल उठाना, ठीक है, उसके बगल में लिख देना पॉइंट। जैसे मान लो मेरा कुछ भी पैराग्राफ है, उसके ऊपर लिखने वाले की आदित्य इज गुड, ठीक है, मान लो ऐसी, ठीक है, आदित्य गुड है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं लिखना, आदित्य लिखना है, आप सिंपल आप आदि लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप में यूज करना ना, कि व्हाट्सएप में जैसे क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, क्या लिखते हो व्हाट्सएप में, क्या याद नहीं आ रहा हमको, कोई भी छोटा कि छोड़ो याद नहीं आ रहा हमको, कोई व्हाट्सएप का छोटा क्या कहते हैं उसको, कुछ भी कहते हैं ना, हाँ, जैसे जीएन यूज करते हो, गुड नाइट, ठीक है। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से जीएन आपको जो इन्विलेटर होगा ना उसको पढ़ेगा जीएन, क्या भाई ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। तो जैसे यहाँ पे आपको लिखने वाला था कि आदि इज गुड, ठीक है, आदित्य इज गुड, तो यहाँ सिंपल लिख दिए आदि जीडी, सिंपल एकदम शॉर्ट में लिखे। अब आपको इसी के ऊपर पैराग्राफ या लाइन लिखना है, तो आप बस इसको एक बार रीड करोगे, हाँ आदि इज गुड, यही हम लिखने वाले थे, तो आप पूरा फ्रेम कर दोगे। अब इस हिसाब से पूरा यहाँ पॉइंट लिख दो जितना आपको पॉइंट मिल रहा है एकदम शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि आप उसको एक बार रीड करो तो आपके पास सारा पॉइंट और सारा जो भी लाइन आप लिखने वाले थे आपको याद आ जाए। उस वजह से आपका जो भी कट करने वाला पार्ट है ना वो कम हो जाए, और आपका कट करने वाला पार्ट कम हो जाएगा ना यार, तो फिर आपके नंबर बढ़ आएंगे, क्योंकि आपका पेपर हो जाएगा नीट एंड क्लीन, ठीक है। वो चीज आपको फोकस करना है। अब यार ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार बोल दिए कि यार मेरे से गलती नहीं होगा तो गलती हो गई नहीं, एकदम मशीन थोड़ी है, इंसान है, इंसान से गलती नहीं होगा तो किससे होगा। तो मान लो मैं एक सेंटेंस लिखे आदित्य इज गुड, ठीक है, अब मान लो हमसे हो गया गलती, तो गलती को तो कुछ नहीं करना है, उसके पास एक उसको करने का भी मतलब पता ना तरीका है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल पेंसिल उठाना, पेन नहीं उठाना, पेंसिल उठाना, पेंसिल उठाना, एक ऐसे स्ट्राइक दे देना, बस आपका हो गया काम। अगर आपका गलती है तो आपको यही सुधार देना, राधा जान आप ये करो कि ये ऐसे काट देते उसको कि भाई आदित्य तो बैठ था, उसको गुड कैसे कर दिए, मेरा जो पेपर चेक करने वाला वो पढ़ लेगा इस चीज को, वो मत करना, ये तो ब्लंडर हो जाएगा आप जो करोगे, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपका गलती वलती होता है, सिंपल आपको पेंसिल लेके ऐसे स्ट्राइक दे देना, ठीक है, आपका काम वहीं तक खत्म हो जाएगा। अब ये भी आपका इसी का पार्ट है, ठीक है, प्रिपेयर योर आंसर फर्स्ट। अगर आप आंसर वगैरह पहले ही तैयार कर लोगे अपना, ठीक है, तो आपका गलती होने का चांसेस पूरा तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज हम एसएस वगैरह के लिए बोल रखे कि ऐसे, या फिर जो भी आपका लंबा लंबा आंसर होता है ना, मतलब लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, क्योंकि देखो शॉर्ट आंसर रहेगा 1 नंबर का रहेगा, तो आपको मालूम है उसमें क्या लिखना है, तो उसमें गलती रहने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है कि आपको मालूम है इतना ही लिखना है, लिख दिया काम खत्म। अब लंबा लिखना है तो आप उसमें गलती हो सकता है, तो आप पहले ही आंसर बना लो कि मेरे को क्या क्या लिखना है, पॉइंट्स वगैरह लिख लो, ठीक है। तो अब उसके बाद करते हैं चूज क्वेश्चन वाइजली, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मान लो आपके पास वो चॉइस वाला क्वेश्चन आता है ना कि आपके पास 6 क्वेश्चन उसमें से 4 करना है, तो आप पहले ही कर लो रीडिंग टाइम में कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाकी 2 नहीं करना, ठीक है, उस हिसाब से अपना कर लेना, ठीक है। अब बाकी है कि भाई नंबरिंग और सेक्शन वगैरह में अच्छे से करना। जैसे मान लो सेक्शन में क्या लिखता है ना, कभी लिखा रहता है सेक्शन ए, या फिर कभी लिखा रहता है पार्ट 1, ठीक है, जो लिखा हुआ है। सेक्शन नहीं लिखा है तो सेक्शन एकदम बीच में मिडिल में बोल्ड करके लिख देना, पार्ट 1 लिखा है तो पार्ट 1 करके बीच में बोल्ड करके लिख देना, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा है एज इट इज पेपर में लिख देना, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो आपको पार्ट 2 पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है, आपको पार्ट 1 लगता है कि यार अगर मैं बाद में अटेम्प्ट करे तो भी हमको चीजें याद रहने वाली है, लेकिन पार्ट 2 में ऐसा क्वेश्चन है मतलब तो हम उसको बाद में भूल सकते हैं, तो पार्ट 2 पहले करो, 1 2 3 4, फिर पार्ट 1 कर लो, वो आप कर सकते हो, आप पूरा ही पार्ट चेंज कर सकते हो। पार्ट 2 कर रहे हो, 1 2 लिखे, फिर पार्ट 2 3 ला दिए, फिर उसमें कुछ लिखे, फिर घिस पिस मत करना, एक सीरियल बज गया तो पार्ट 1 पूरा कर लो, फिर पार्ट 2 कर लो, फिर पार्ट 2 पहले, फिर पार्ट 1, ऐसे सीरियल वाइज। और नंबरिंग देख लेना भाई, नंबरिंग की आप जो आंसर लिख रहे हो वो वही नंबर का है कि नहीं, क्वेश्चन 4 की जगह क्वेश्चन 5 ने ना लिख दियो, वो एक बार चेक कर लेना। और ये सब चेक आप तब करोगे जब आप पेपर लिखते टाइम ये सब मन में नहीं रहता, ये सब चेक आप तब करोगे जब आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब आप आधा घंटा पहले पेपर खत्म कर लोगे तो
ठीक है, स्टिक टू द क्वेश्चन। अब ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछता ना, आपको सिर्फ उतना ही आंसर करना है, अपने से हीरो हीरो नहीं बनना है। कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपका फेवरेट गेम क्या है, तो आप सिंपल लिख दो क्रिकेट, ठीक है। rather than आप ये लिखो कि यार क्रिकेट में फेवरेट गेम तो है, लेकिन पहले हमको टेबल टेनिस भी पसंद था, हम टेबल टेनिस भी खेला करते थे, बट हम टेबल टेनिस जब खेले ना तो उसमें मेरे को वो फील नहीं मिला, हमको वो क्रिकेट में फील मिल गया। वो सब पंचायत करने की जरूरत नहीं, मतलब ये बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। इतना पंचायत नहीं करना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा रहेगा एज इट इज जो आपका आंसर होना चाहिए उतना ही लिखना, उससे ना कम उससे ना ज्यादा, आप कुछ नहीं लिखना। आपको उसका एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा पूछा है, आप अगर वही आंसर लिखोगे तो ही आपको उतना ही आपको मिलने वाला। आप अगर उसमें इतना लिख दो, पूछा इतना ही है तो आपको इतना लिखने का तो नंबर नहीं मिलने वाला, इतना लिखो उसी का नंबर मिलेगा, तो काहे टाइम वेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद आपका राइटिंग पॉइंट्स, अब ये आपका चेरी ऑन टॉप हो जाता है, ठीक है। ये और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट्स में लिखने में फायदा क्या होता है ना कि आप देखो पैराग्राफ लिखोगे, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि देखो जो भी आपका पेपर चेक करता है ना, वो आपका जो भी पैराग्राफ रहता है आपको उसका लाइन बाय लाइन आपका पेपर चेक नहीं करता। कोई भी टीचर, उसके पास इतना बंडल बंडल पेपर रहता है, वो लाइन बाय लाइन चेक करने बैठे है ना तो पागल हो जाएगा। लाइन बाय लाइन वो कभी चेक नहीं करता, वो बस देखता है कि हाँ ये पॉइंट ये बच्चा लिखा है नहीं लिखा है, 4 नंबर 3 नंबर जो भी अपने हिसाब से दे देता है, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स में लिखोगे तो पॉइंट लिखोगे तो यार वो नीट एंड क्लीन ऐसी हो गया, ठीक है, वो अलग से हाईलाइट हो गया कि हाँ भाई इतना ही लिखना है, ठीक है। वो लिख दिया उस हिसाब से। अगर मान लो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट लिख दो, इस हिसाब से आप लिखो तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका आंसर आपको आता है ना तभी पॉइंट्स में लिखना है। अगर आपको आंसर आता है तभी ना पॉइंट्स में बना के लिख पाओगे। अगर आपको आंसर नहीं आता ना तो मैं बोलूंगा कि पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, पैराग्राफ में जैसे तैसे लिख दो। अब इसको भी लिखने का एक तरीका है, देखो क्या करना है कि अगर मान लो आपको एक सवाल नहीं आ रहा है, आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ते लिखते आदमी हो तो आपको मालूम चलेगा ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। इनफैक्ट ये भी मालूम चलेगा कि ये चैप्टर का ये वाला टॉपिक से पूछा गया, तो वो टॉपिक से आपको इससे रिलेटेड जो भी बुझाता है ना उस पैराग्राफ में लिख दो। क्योंकि इससे क्या होगा ना, एग्जाम में पूरा तो चेक लाइन बाय लाइन नहीं करने वाला, ये बताया आपको। तो उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग से बुद्धि खेलना है, तो आपको पॉइंट में नहीं लिखना, उसको पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ में लिखोगे तो वो कुछ ना कुछ उसमें मार्क्स दे देगा रादर देन जीरो। और बोर्ड का पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होता है, तो सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आना, छोड़ के मत आना। भले नहीं आ रहा तो हम बता दी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पैराग्राफ में लिख दो, जो आपको समझ में आ रहा है उतना लिख दो। उसमें 1-1.5 नंबर तो मिल जाएगा, अगर आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन है भी तो 1-1.5 नंबर दो, मतलब जैसा आप लिखोगे। अगर एक आध पॉइंट उसमें कहते हैं रिलेटिव हो गया दोनों सेम से तो नंबर और मिल सकता है। रादर देन आप उसमें जीरो मिल रहा था, आपको इसमें अच्छा खासा नंबर मिल रहा है, 2-3 मतलब समझ रहे हो, जीरो की जगह 2-3 मायने रखता है, ठीक है। और दूसरा आपका अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये तो मतलब क्या कहते हैं, यही आपका जो है, इतना ये सब करने का जरूरत नहीं आपको, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये सब भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको क्या करना है, आपका जो भी पॉइंट लिखो या कोई भी आप पैराग्राफ लिखो कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है, आप लिख दिए। अब उसमें हर एक कीवर्ड होता है, ठीक है, मतलब जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, जैसे मान लो कि अरुण इज डेंजरस, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी ऐसे पूछा कि उसका वो बताओ, वो कैसा कहते हैं, उसका क्या कहते हैं उसको, कि उसका बिहेवियर वगैरह कैसा है। तो अगर आप ऐसा कुछ है ना तो सिंपल इसको अगर आप अंडरलाइन कर दोगे ना, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका आप नेचर बताओ, तो हम सिंपल लिख देंगे अरुण इज डेंजरस। अब से पूछा गया था, ये सब पूछा गया था, ये आपका कीवर्ड ऐसा हो गया, ठीक है। अभी हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल हम बहुत खुद ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम चल जाएगा कि आपका कीवर्ड क्या है, उस वजह से आपको उसको अंडरलाइन कर देना। अब हम इसको हाईलाइट करने बोले तो बच्चे लोग कलरफुल पेन लेके चल जाते हैं, जैसे नहीं होता नोट्स वगैरह बनाते हैं उस तरह से बना रहे। आपका सिर्फ पेंसिल अलाउड है, ठीक है, आपको सिर्फ पेंसिल यूज करके उसको अंडरलाइन करना। और वहां कट भी कर रहे थे ना, जो भी आपका चीज गलत हो गया उसको सिंपल पेंसिल से कट करना है, सिंपल एक स्ट्राइक देना है, बस पेंसिल का यूज करना। आईसीसी आपका सिर्फ पेंसिल अलाउ करता है, बाकी आपका हाईलाइटर हो गया, कलर पेन हो गया, कुछ नहीं यूज करना, सिंपल पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। तो उससे आपका मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ चेक नहीं करेगा, देखेगा हाँ ये वाला पॉइंट लिखा हुआ अंडरलाइन भी है भाई, चेक 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 4 नंबर, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा ना, आप जो आपका पेपर चेक करने वाला उसको आप फोर्स करोगे कि भाई मेरे को तो नंबर दे, ठीक है, तुम मेरे को नंबर दे, मैंने सारा पॉइंट्स लिखे, ठीक है। और उसमें अगर आपको कोई छोटा मोटा गलती भी रहेगा ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, वो आपका इग्नोर हो जाएगा, आपका ये सब चीज के कारण। तो ये सब चीज करो, ये मतलब फायदा देता है, ठीक। और दूसरा आपका चेक करना है आपको, मतलब हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि आपका पेपर आधा घंटा पहले खत्म हो जाना चाहिए, आराम से 5 मिनट ऐसे रेस्ट ले लो, बैठ गए। उसके बाद आपका 10 मिनट आपका पेपर चेक कर लो, जो भी एरर हुआ, कोई क्वेश्चन छूट गया है या फिर रीड कर लो कहीं आपका कोई ग्रामर वाला पार्ट छूट गया, फिर आप कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया, आपको मन में हो कि हमको लिखना है लेकिन आप वो क्वेश्चन में मतलब आंसर में ना लिख पाओ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कोई चीज काटना हो लेकिन आप काटना ही भूल गए हो, तो वो सब देख लेना, ठीक है। तो वैसे मैक्सिमम चीज तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, कहीं हम कुछ मिस आउट कर रहे हो तो आपको यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो इंग्लिश में आपका जो भी फ्रेजेस वगैरह, जब भी कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो आपका अनरीड पैसेज होता है, अगर आप उसमें से कोई भी फ्रेज आप उठा के लिख रहे हो अपने आंसर में, उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और आपका लिटरेचर वगैरह में लिटरेरी डिवाइसेस या फिर जो उसको कहते हैं ना फिगर ऑफ स्पीच, वो सब यूज हो रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक। और कीप आंसर डायरेक्ट एंड रिलेवेंट, मतलब आपसे जो लिटरेचर वगैरह में सवाल पूछ रहा है आप उसको जो पूछ रहा है उतना ही बताना, ठीक है। और रिलेटेड बताना, वैसा नहीं कि आपको कुछ और पूछा उससे आप मतलब आपसे क्वेश्चन राम के बारे में पूछ रहा है, आप शाम के बारे में बता रहे हो, नहीं, आप रिलेवेंट रखना अपने आंसर को, ठीक है। फिर बात करते हैं मैथ्स को, ठीक है। तो मैथ्स में आपको सारे स्टेप को अच्छे से लिखना है। जैसे मान लो आपका स्टेप है x इज इक्वल टू
7 प्लस वाई, ठीक है, ये आप लिखे। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आगे करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इस तरह से करते करते आपको आंसर करना है, ठीक है। और मतलब आप ऐसे नहीं करना कि आपको ये इस तरह से अकॉर्डिंगली आपको पेपर को प्रेजेंट करना, ना कि आप ये करो, आप इधर लिखिए फिर यहाँ पे लिख दे रहे हो x इज इक्वल टू 7 माइनस ये करके जो भी, मतलब क्या होगा x माइनस y इज इक्वल टू 7, इस तरह से लाइन बाय लाइन लिख रहे हो। नहीं यार, बहुत जगह रहता है पेपर में, आराम से एक स्टेप फिर एक स्टेप एक स्टेप एकदम नीट एंड क्लीन करके लिखो। और लास्ट में आपका जो भी आंसर है, जैसे मान लो x का आ गया, हमारा आंसर 1 आया, तो इसको कर दो बॉक्स में। और बॉक्स में करने के बाद ये मत भूलना कि इसका यूनिट क्या है, ठीक। यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है, ग्राम हो जाता है, मिलीग्राम, कुछ भी हो सकता है यूनिट, क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा, तो यूनिट मत भूलना, बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और आंसर आपका जो भी आएगा उसको आप बॉक्स कर देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। और रफ पेपर जो भी होता है उसको आपको अच्छे से यूज करना। रफ वगैरह कैसे यूज करना बता देता हूं आपको। आपको जो भी आंसर शीट रहेगा ना, उल्टा कर देना और लास्ट वाले पेपर में लिख देना ऊपर में बड़ा बड़ा ROUGH, ठीक है। उसको एक बार ऐसे कट कर देना, ठीक है। इस तरह से एक बार पेंसिल से कट मार देना और उसमें जितना भी रफ करना कर देना। मेरे ख्याल से तीन दो पेज में पूरा हो जाता है आपका पेपर खत्म, रफ वगैरह उतने में हो जाता, उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक। उसको चलते हैं साइंस का, मतलब साइंस में सब इंक्लूड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अब मेंशन गिवन डेटा, मतलब जो भी आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह आता है उसके लिए बता दीजिए। मान लो आपको जो भी आपका गिवन डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको लिख देना गिवन कॉमा या फिर गिवन डेटा कॉमा, ये हटा देते हैं इसको एक सेकंड के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन या फिर वर्क इज इक्वल टू 2 जूल, इस तरह से लिखा हो, इस तरह लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद आपका मान लो कोई भी आपका फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है, कोई फॉर्मूला, उसको भी आप बॉक्स में कर देना। ऐसे मान लो आपका फॉर्मूला v इक्वल टू आई आर यूज होने वाला है, तो उसको एक बार ऐसे बॉक्स में कर दो और वेरिएबल में करके रखना, ठीक है। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है ना, एज इट इज को यहाँ लिख दिया। ऐसा नहीं कि आप उसमें जो भी आपका दिया हुआ है गिवन डेटा उसको लिख के आप ऐसे बॉक्स में कर रहे हो, नहीं, वो मत करना। जो फॉर्मूला है, जैसे v इक्वल टू आई फॉर्मूला है, उसको एक बार ऐसे बॉक्स कर देना। फिर जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, जैसे मान लो आंसर आ गया आपका I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, उसको भी ऐसे बॉक्स में कर देना, ठीक है। पेंसिल से बॉक्स बनाने को है, पेन वगैरह से नहीं, ठीक है, पेंसिल से बॉक्स बनाना है, ठीक है। नीट लगेगा, क्लीन लगेगा, बढ़िया लगेगा। उसके बाद जो भी आप डायग्राम बनाते हो बायोलॉजी में, उसको लेबल करके बनाना, ठीक है। भले क्वेश्चन में बोला हो ना बोला हो, लेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे उसको ऐसे लिखना कि कोई अगला समझ पाए, तुम्हारे अलावा भी आप जो इक्वेशन लिखे वो समझ पाए। और इक्वेशन आप कहीं भी लिखो, कैसा भी लिखो, आपको उसको बैलेंस करना। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ठीक। अब इसमें जो भी आंसर लिखना है आपको पॉइंट्स में लिखना है। और पॉइंट्स में बेसिकली आप साइंस में भी लिखोगे, ठीक है, इसमें भी लिखोगे। और आपको पॉइंट्स में कहाँ नहीं लिखना, जितना भी आपका लैंग्वेज वाला पेपर है, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, सब पार्ट में आपको पॉइंट में हम बोलेंगे नहीं लिखो, पैराग्राफ में लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है। पॉइंट में लिटरेचर में ख्याल से उतना कुछ बनता नहीं है, बाकी हिस्ट्री सिविक्स वगैरह में या फिर साइंस वगैरह में आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आंसर्स का क्या है। पॉइंट वगैरह में लिखो, नंबर कमाओ, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट्स रहेगा, एक्ट रहेगा, जो भी सिविक्स वगैरह में एक्ट आपका जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से जो भी नेम वगैरह रहेगा, ठीक है, वो सबको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। उसके बाद आप जो भी डायग्राम वगैरह यूज करोगे ज्योग्राफी में, डायग्राम बनाओगे, अगर बना दिया ऐसा दिया हुआ उसको बनाओगे, या फिर आप जो भी मैप वगैरह होता है ना, मैप वगैरह में लेबल क्लियरली करना कि आप जो भी आप बोले ना, हैंडराइटिंग अपना अच्छे से रखना कि आप जो लेवल कर रहे हो, जो भी वर्ड लिख रहे हो, जो भी, हाँ ये है, उसको अच्छे से लिखना कि हाँ समझ में आए, नहीं तो फिर आपका नंबर कट जाएगा यार, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट वगैरह यूज करना ताकि आपका पेपर और अच्छा से निखर के आए। जैसे मान लो आपसे कुछ पार्लियामेंट के बारे में पूछा, ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई इंडियन पार्लियामेंट, ये फ्लो चार्ट बना दिए, कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इसमें इतना नंबर ऑफ सीट है, इसमें इतना नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपका कहीं ना कहीं पेपर में मार्क्स बढ़ जाता है, अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है। देखो पेपर प्रेजेंटेशन ना, वो आपको अकेले नंबर नहीं दिलाने वाला, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप पढ़ लिख के जाओगे, आप जो आंसर लिखोगे, अब आंसर कैसे लिखना है वो हम आपको बताएं कि आप ये सब टिप यूज करो, ये सब टिप यूज ना करो, हम ये भी बताएं कि आपको क्या क्या चीज नहीं करना है। तो उससे आपका मार्क्स जरूर से इंक्रीज कर सकता है। लेकिन आप सिर्फ ये सब टिप देके जाओगे, आप कुछ पढ़े लिखोगे नहीं, तो फिर वो फायदा नहीं है। तो आज के लिए बस नहीं यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट होता है, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा एक और बात, ये ग्रुप बहुत ज्यादा खास है। अब खास क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभी जो सवाल पूछते हैं बच्चे लोग हमसे, तो हम उसका रिस्पांस देने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी बाकी स्टूडेंट होते हैं ना, वो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, उसको समझा देते हैं। तो उसमें जो बच्चे लोग होते हैं आपस में ही डाउट वगैरह क्लियर कर लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।